every paper has its own, technique, and you need to master that technique. And I feel, and we all feel, कि CSPs जो है, they have this sort of, क्योंकि उन्होंने इतनी दफ़ा एग्जाम दिया होते हैं, we have qualifiers who qualified twice, जिनकी positions जो हैं वो दो दफ़ा आई, बहुत अच्छी positions आई. And this shows कि जी उन्होंने कुछ तो सीखा है which they can implement, right? So हम जो है और चीज़ स्पेशल ऑफर कर रहे हैं. So हम जो एक और यूनिक चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो ये कि we are offering both compulsory and optional subjects together. अलग-अलग नहीं कर रहे हैं, because what happens is कि अक्सर बच्चे जो है वो सिर्फ compulsory पे फोकस करते हैं और आप लोगों को यही बताया गया होगा कि compulsory is most important, वो क्लियर कर ले, options हो जाते हैं. But it's not true, because CSS is a composite whole. You can't just do compulsory first और उसके बाद आप optionals करें. This is not how it is. तो हम थोड़ा सा डिफरेंट अपना जो है ना प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं. अच्छा, अब जो है विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल इंट्रोड्यूस फैकल्टी. हमारे पास सबसे पहले भी है मिस माही. शी इज क्वालिफाइड ट्वाइस. बी टीचिंग, she will be joining our faculty, and he will be teaching us international relations. He has written a number of books, so we feel that no one can better teach international relations than our Dr. Saad. So sir, please. When I joined this service, presently I am working with the government of Khyber Pakhtunkhwa, as was introduced. I was asked to tell you something about international relations. As you all know, there are 12 papers that you have to appear in the written part of CSS examination. 6 are compulsory, 6 are optionals. And international relations is one of the very few subjects which has 200 marks. Otherwise, almost all other subjects except 6 or 7 have 100 marks, and that gives it double the weightage of any other course, right? All the courses which have 100 marks. International relations is important for you for a number of reasons. First of all, as I said, it has double the weightage than other optional subjects. तो अगर आपके 6 आपने पेपर ऑप्शनल तो देने ही देने हैं. अगर आप 600 वाले सब्जेक्ट्स लेंगे तो आपको 6 अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी. इंटरनेशनल रिलेशंस आप लेंगे तो ज़ाहिर है आपको 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी. पेपर आपको फिर भी 6 देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 और पेपर 2 होता है. दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, यूक्रेन रशिया वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कश्मीर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको इन एनी केस करंट अफेयर्स की वजह से तो पढ़नी पड़नी है. तो लिहाजा जैसे आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी को सप्लीमेंट कर रही होती है. जब इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो करंट अफेयर्स की तैयारी को सप्लीमेंट कर रही होती है. इसकी जगह आपको जैसे दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या व्हाटएवर, फिजिक्स, तो वो आपको एक स्टैंड अलोन सब्जेक्ट होगा जिसकी आपको तैयारी करनी पड़ रही होगी. इंटरनेशनल रिलेशंस में ये है क्योंकि करंट अफेयर्स ज़ाहिर आपका एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, तो उसकी तैयारी साथ साथ आपकी हो रही होती है. कोई टॉपिक आपने मिडिल ईस्ट का, कश्मीर का, अफगानिस्तान का करंट अफेयर्स की वजह से तैयार किया है तो इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी साथ साथ खुद ब खुद हो रही है, एंड वाइस वर्सा. और दूसरी बात ये है कि आपका एक 100 मार्क्स का एस्से का सब्जेक्ट होता है. यू ऑल नो कि उसमें पास परसेंटेज बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की निस्बत थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है. और एस्से में भी आमतौर पे 2 या 3 आपको 5 या 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपने किसी 1 से 3 घंटे का एस्से लिखना होता है, और वो 100 मार्क्स का CSS में कंपल्सरी सब्जेक्ट है. उन 6 या 5 या 7 सब्जेक्ट्स में से जो आपको एस्से के टाइटल दिए जाते हैं, कम से कम 2 या 3 जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं. मतलब वो आपने 3 घंटे में 100 मार्क्स का एस्से लिखना होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होता है. मिसाल के तौर पे एट द एंड ऑफ द डे अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, अल्लाह करे आप सब लोग करते हैं, तो उसके बाद एक 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है. और इंटरव्यू भी मोर और लेस या आपकी ज़ात के बारे में होता है कि आपके शौक़ क्या हैं और आप CSS में क्यों आना चाहते हैं, और आपने ये प्रेफरेंसेस दी हैं PS, पुलिस, फॉरेन सर्विस, तो इस सर्विस में या उस सर्विस को आपने क्यों ऑप्ट किया है एज अ होता है. उसमें जो मेजर पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग इंटरव्यू CSS का जो वाइवा होता है, तो उसका आपका करंट अफेयर्स पे ही होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे ही होता है. क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, अच्छा तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद मिसाल के तौर पे व्हाट डू यू थिंक शुड बी पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, या ये है कि इंडिया में इफ़ यू थिंक जो
प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है वो दोबारा जीत जाती है, तो व्हाट शुड बी पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स इट? So once you are preparing for international relations, unlike all other subjects, you are not preparing for 100 marks. You are preparing for 600 or 700 marks. क्योंकि IR itself is 200 marks, 100 marks की करंट अफेयर्स के साथ साथ तैयारी हो रही है, 100 मार्क्स की एसए की भी किसी हद तक तैयारी हो रही है, 300 मार्क्स का जो वाइवा है उसकी तैयारी हो रही है। तो उस लिहाज से इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा एडवांटेजेस होता है अगर आप उसको एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त वैसे भी पता चल रही होगी। आप टेलीविजन ऑन अगर करते हैं कभी भी तो हो सकता है ये ज़रूर हो जाए कि पुतिन ने ये बयान दिया है, या G20 का समिट फलां जगह हुआ है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट समिट पे COP के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए पेरिस गए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको अखबार से, TV से, दाएं बाएं, इंटरनेट आपको पता चलती रहती हैं। वे चीज़ आप लाइक नहीं आता सब्जेक्ट, आप एकदम अगर TV ऑन करेंगे और फर्स्ट में आपका ऑप्शनल साइकोलॉजी है या ज्योग्राफी है या कोई और है, तो वो सारी इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बूम आपको नहीं मिल रहा होगा जितना आपको IR पे मिल रहा होता है। तो उस वजह से थोड़ी सी आपकी तैयारी माशरा भी कर रहा होता है, मीडिया भी कर रहा होता है, बिकॉज पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट वी आर ऑल कंसर्न अबाउट, एंड दिस इज समथिंग दैट टेलीविजन न्यूज एंड चैनल्स एंड टॉक शोज आर डिस्कसिंग डे इन एंड डे आउट। In any case, appearing in CSS is depends not only on the choice of subjects but also the hard work you put in. At the end of the day, it's not the subjects alone that will decide where you stand after the results. It's also your own dedication, your own level of motivation, and your own hard work that you have put in over the months leading to the CSS examination. And there is no shortcut to hard work. So my advice to you would be that जैसे FA BMA में हमें आदत हो जाती है कि फलाने सब्जेक्ट की एक गाइड है तो फलाने का खुलासा है तो फलाने के फलाने से नोट्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो CSS उससे थोड़ा सा हायर पेडेस्टल पे एक एग्जामिनेशन है जिसमें आपको जेन्युइन मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो है गेस्ट पेपर नहीं होंगे, इसमें ये नहीं होगा कि सर किस किस चीज़ की तैयारी करूँ, इन 10 में से कोई से 4 टिक कर दें। So you will be expected to move out from the student mode as you were in FA and BA and MA and move towards the professional mode, because this is not a university level qualification जिसकी आपको डिग्री मिलेगी। This is your first step or your entry door to your future career, whether you want to become a police officer or you want to become a diplomat of Pakistan in the foreign service, or whether you want to become Pakistan's taxman or taxwoman। अगर आप IMC एक्सटर्न में जाना चाहते हैं तो that would be of course your choice, but also the merit you obtain. So since there are all other teachers who would like to speak, I was given 5 minutes. I think every teacher has been given 5 minutes. So maybe if you have any questions, we can take later on after my colleagues speak to you. I did my CSS in 2015. I will just address 3 things here, 3 whys that I have to discuss with you. I have to ask you. First of all, why CSS? This question you have to ask yourself before you venture on this journey of CSS. You have to have your own motives. You got to have your own personal motivations. Otherwise, it may get this road may get difficult for you. तो आपके CSS की जब तैयारी आप अभी स्टार्ट करेंगे तो आपकी पर्सनल मोटिवेशन होनी चाहिए, because it will take time. It will demand hard work and patience and belief in yourself. तो आपकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन ज़रूर होनी चाहिए। एंड डोंट टेल मी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम CSS करें। यू गॉट टू हैव योर ओन पर्सनल मोटिवेशंस। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक डोल इंटरेक्शन रहे। जब मुझे व्हेन आई केम टू नो अबाउट CSS 2007-8 अराउंड दैट पीरियड, तब इवन लोग डिग्रीज करते थे, लोग एडमिशन लेते थे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, GC में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग एडमिशन लेते थे 3 ईयर 4 ईयर प्रोग्राम, और वो सिर्फ दोज डिग्रीज वर फ्रैंकली स्पीकिंग वर्थलेस। कंपेटिटिव मार्केट में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, बट सिर्फ इसलिए कि उनको वो एक एटमॉस्फेयर मिले, कंपेनियनशिप मिले CSS की तैयारी के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अकेडमी में आपको CSS की तैयारी व्हेन यू आर डूइंग इट इंडिविजुअली तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपकी एक अच्छी कंपनी बन जाएगी, आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगी चीज़ें।
और फिर गाइडेंस में इस तरह है कि यू शुड नॉट बी बैंगिंग योर हेड विद वॉल्स, ठीक है, यू शुड नॉट बी, वन कैन नॉट स्टम्बल अपॉन CSS, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको उसके लिए गाइडेंस की जरूरत होगी, और जो काम शायद आप एक सब्जेक्ट 2 महीने में कर रहे हैं, तो वो आप विद इन 15 डेज भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो। और फाइनली कमिंग टू जियोग्राफी, जियोग्राफी के 2 पोर्शन हैं, 100 मार्क्स सब्जेक्ट है, और जो फर्स्ट पोर्शन है 50 मार्क्स का फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी इज जस्ट लाइक साइंस, इट इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, और आप इसमें 50 में से आई वुड से इफ यू प्रिपेयर वेल तो इजीली आप 40% इसमें से 50 में से 40 मार्क्स इसमें ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं कि 2 + 2 = 4। आप इसमें पढ़ेंगे कि ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें आप लैंड मैसेज के बारे में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट स्पीकिंग फिगरेटिवली, पीपल आर स्टन्ड कि 2 + 2 = 4 वो मैथमेटिक्स में होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि आप फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करेंगे, उसके साथ जो उसकी डायग्राम फिगर्स होते हैं, तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सॉरी, देन जियोग्राफी में ये है कि उसमें MCQs की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती है। फिजिकल जियोग्राफी में अगर आप पिछले 10 to 15 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लें तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। एक मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपने कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप ज़रूर उसके पास पेपर्स और सिलेबस एक बार देख लें, बिकॉज एप्टीट्यूड मैटर्स अ लॉट। मेरा अगर एप्टीट्यूड है, ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड उस चीज़ में हो। और सेकेंडली जो पोर्शन है ह्यूमन जियोग्राफी का 50 मार्क्स का, बड़ा अच्छा पोर्शन है। इट कैन हेल्प यू इन मैनी वेज। ह्यूमन जियोग्राफी में आप रिलीजन पढ़ेंगे, एथनिसिटीज, लैंग्वेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे कि जो आपका विजन ब्रॉड करेगी, और ये आप इंटरनेशनल स्कोप होगा इसका, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी में मैप्स बनाते हैं और उसकी भी अच्छी तैयारी करते हैं, टू द पॉइंट उसमें अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस का, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर ये भी आपको ऑगमेंट करेगा। अभी इंटरनेशनल लॉ में, आप इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें आपको जियोग्राफी का नॉलेज काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप एक बार कोर्स उसका देखेंगे, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पास क्वेश्चंस, आप पास पेपर्स देख लें उससे, और हर चीज़ जो है जियोग्राफी से कनेक्टेड है। आप इसको पढ़ेंगे, आपका विजन बहुत ब्रॉड होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो उसका वो क्यों चल रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। व्हेन यू स्टडी जियोग्राफी यू विल कम टू नो दैट वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको डेवलपमेंट पैटर्न्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको समझने में मदद पड़ेगी अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा जियोग्राफी का। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, बट आई लीव इट टू यू कि आप इस पर कुछ रिसर्च भी कर लें, कुछ पेपर्स भी देख लें अबाउट एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी, और फिर आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। एंड वी आर वेल CSS। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आफ्टर CSS। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए जरूरी होती है। सिर्फ एक करियर पाथ नहीं होता, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी से अलाइन करती हैं। 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स आपको इसीलिए ऑप्शन भी मिलती है बिकॉज आपकी अपनी पर्सनालिटी किससे अलाइन करती है। लाइक फॉर मी, आई वाज अ डॉक्टर बिफोर, तो मेरे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ह्यूमैनिटी को वहाँ पे सर्व करती, एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक बहुत मेजर इम्पैक्ट कर सकती हूँ पूरी सोसाइटी को। तो उसके लिए मेरा करियर पाथ क्या होना चाहिए। एक्सप्लोर मैनी एवेन्यूज। मैंने सोचा बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके लोगों को सर्व करेंगे, वहाँ पर इंसानी जान बचाएंगे। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में रहना है तो व्हाट इज द एवेन्यू कि अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ, दैट डिसीजन विल इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन वन गो। तो उसके लिए CSS वाज द पाथ, जिसने मुझे बताया कि बेसिकली मैं अपनी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए ये पाथ जो है वो चूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज व्हाई मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसमें व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ थिंग। आप किसी भी पोजीशन में हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में हैं, यू आर प्लेइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। इवन एज अ स्टूडेंट, बहुत सारे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो कि प्रीफेक्ट्स होंगे, जो कि आपकी क्लास को मॉनिटर करते होंगे। आपकी क्लास में ऐसे होंगे, नॉट टॉपर्स, दे आर नॉर्मली नॉट टॉपर्स, ऐसे लोग होते हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो कि आपकी पूरी क्लास को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, वो आपकी तमाम स्किल्स को लेकर चल रहे होते हैं। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चूज करना है। नेक्स्ट माय पॉइंट इज कि ऑप्शनल्स नॉर्मली
एस्पायरेंट्स इस तरह से चूज करते हैं, वो कहते हैं आप हमें स्कोरिंग ट्रेंड बता दें, हम वैसे ऑप्शन चूज कर लेंगे। मैं इस चीज को मानती। बेसिकली स्कोरिंग ट्रेंड कुछ नहीं होता ये है कि आपकी पर्सनल जो अलाइनमेंट होती है, आपकी पर्सनल एप्टीट्यूड होता है, वो उस सब्जेक्ट के साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक आई हैड मेडिकल बैकग्राउंड, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उस वक्त तक इतना ज्यादा कोई नो हाउ नहीं थी, नॉलेज नहीं था, बट जब मैंने उसका सिलेबस पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन माय पर्सनल लाइफ, इन माय डेली लाइफ, इन माय करियर एज वेल, बीइंग अ डॉक्टर एज वेल। आप स्टूडेंट होंगे, आप भी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नॉट बिकॉज ये सिर्फ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, मतलब एक साल ये 100 में से आपको 80 मार्क्स देगा, नेक्स्ट ईयर आपको 100 में से 50 मार्क्स देगा, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस, अगर एक पेपर को आप प्रॉपरली टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं और वही बात जो कि पूछी गई है आप उस तरह से आंसर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो स्कोरिंग ट्रेंड उसमें फिर मैटर करता है। मतलब मैंने जब पब्लिक एड में नंबर लिए थे तो उस साल में पहले कोई तकरीबन 50% वो पब्लिक एड में फेल हुए थे ऑनेस्टली, तो मैंने 86 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 100। तो वो क्यों लिए थे? बिकॉज मैंने स्कोरिंग ट्रेंड को नहीं देखा। मुझे ये लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सब्जेक्ट जो कि मुझे हर जगह फायदा देगा, बिकॉज लीडरशिप स्किल्स हैं। मैंने उसमें पढ़ना क्या है? लीडरशिप स्किल्स पढ़नी है, मैनेजमेंट पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी है, प्लानिंग पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब हम इसी चीज को केस स्टडी लेके चलते हैं। आप सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे। आप प्लान करेंगे कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, मेरा स्टडी टेबल क्या क्या होगा, मैं कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को कैसे आगे लेके चलूंगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपने प्लान कर लिया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है कि ओके मेरे ये सब्जेक्ट्स थे, प्लान मैंने कर लिया है, अब मैं इनको किस किस स्लॉट में रखूं। आइदर मैं 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे पढ़ूं, आइदर मैं सिंगल सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ूं, मैं ऑप्शनल्स पहले करूं, मैं जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो पहले पढ़ूं। तो उसमें ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर पॉइंट इज मैनेजमेंट। अब आपने इन सबको इकट्ठे लेके मैनेज करना है। मैनेज आपने कैसे करना है? मैनेज आपने ऐसे करना है बेसिकली कि आपने सपोज फॉर इंस्टेंस आपने 2 सब्जेक्ट्स इकट्ठे उठा लिए। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स ये होंगी कि आपने इतना टाइम स्लॉट एक सब्जेक्ट को दिया, तो आपने अपने साथ टारगेट्स भी बना लिए कि मैंने आज इतना चैप्टर या इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। दैट इज योर मैनेजमेंट। एंड फाइनली योर डायरेक्शंस, कि आप उस डायरेक्शन को कैसे लेके चलेंगे फॉर योर एंड रिजल्ट्स। यानी आपका एक गोल था, आपने उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अप्लाई किया। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन योर मैनेजमेंट एंड फाइनली योर डायरेक्शन। दैट इज, फिर उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, बिकॉज ये सब कुछ ये वो सिलेबस है जो कि मैं डिफरेंट चैप्टर्स बोल रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस में खोल के देखेंगे, दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी इजी सब्जेक्ट, जेनेरिक है, आप लोगों का सिलेबस बहुत छोटा है, जो कि नॉर्मली एस्पायरेंट्स को होता है। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसका सिलेबस बहुत छोटा सा हो, और अक्सर लोग कहते हैं जो एक ही बुक में कवर हो जाए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक में कवर हो। इट्स वन सब्जेक्ट दैट इज वेरी डॉन्टिंग, और बहुत से फेलियर होते हैं हमारे इंग्लिश ऐसे में। जनरली हम देखते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स फेल कर चुके होते हैं ऐसे में। अब ऐसे का मसला ये है कि उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी फेल कर जाते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। सो द गुड न्यूज़ इज कि मैंने 2 दफ़ा CSS दी है, और दोनों दफ़ा के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उसके अंदर बहुत फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत फैंसी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जस्ट टू एनकरेज यू ऑल, आप लोगों को बताऊँ कि ऐसे इंग्लिश ऐसे लिखने का एक तरीका है। इंग्लिश ऐसे की रिक्वायरमेंट है कि आप एग्जामिनर के साथ रिसर्च बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज शेयर करें। मतलब फॉर इंस्टेंस कि अगर एक जेंडर के टॉपिक के ऊपर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, तो यू शुड शेयर नॉलेज विच शुड रिफ्लेक्ट कि आपके पास इसके ऊपर रिसर्च बेस्ड नॉलेज है, विच मीन्स कि आपने उसको डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ा है। So what I'm just going to cut my speech very short, and I'm just going to tell you what my plan is to do with the students in class. My plan is that we're going to learn by doing. That is number 1, practice. ठीक है, मैं 2-3 क्लासेस कराऊंगी इंग्लिश के स्ट्रक्चर के ऊपर कि क्या आउटलाइन किस तरह करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करनी है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रो किस तरह लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट किस तरह लिखते हैं, बॉडी पैटर्न किस तरह बनाना है, टॉपिक सेंटेंस क्या होना है, कैसे कंक्लूजन करना है। Yes, all of these things are important. But 75% of my course will be on the content that you have to write in the essay, and then how you have to write the essay. So it will be focused on writing and evaluations, and I think this is the only key to ace English essay. So it comes with practice.
जैसे कि डॉक्टर समर ने भी बताया था कि इंग्लिश ऐसे कि आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है. विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक कि बातों से या थ्योरेटिकल क्लासेस से इंग्लिश ऐसे हो सकता है. सो जो मॉडस ऑपरेंडी होगा, जिस तरीके से हमने ये क्लासेस करनी है, इट्स गोइंग टू बी थ्रू प्रैक्टिस. एंड आई थिंक दिस इज द की. उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम थीम्स डिफाइन कर देंगे. जैसे फॉर इंस्टेंस ग्लोबलाइजेशन एक थीम है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोबलाइजेशन के ये ऑथर्स हैं. आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग पढ़ के आए, कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. And then we are going to write an outline in class, and then I'm going to ask you people to write an essay and get it evaluated. So this is how this course is going to be from my side. So भी आ जाता है essay में, but मुझे नहीं लगता कि that should be the only factor that should define what optionals you are taking. Optionals के लिए जैसे कि पहले भी बताया जो मेरे और colleagues आए थे कि you have to see your aptitude. जैसे इन्होंने history के ऊपर question पूछा कि British history या European history लेनी चाहिए या नहीं. If you can do histories, ठीक है, जैसे मैं आई लाइक टू रीड हिस्ट्री बट आई कैन नॉट लर्न हिस्ट्री. ठीक है, सो आई विल नॉट गो फॉर हिस्ट्री, आई विल गो फॉर अनदर सब्जेक्ट. ठीक है, बट उस ऑप्शनल सब्जेक्ट की एप्लीकेशन है बाकी सब्जेक्ट्स में. द आंसर इज यस. आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो आप जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स करेंगे, बी इट जेंडर, बी इट हिस्ट्री, वो आप उसकी एग्जांपल्स एसे में भी दे सकते हैं, आप उसकी एग्जांपल्स करंट अफेयर्स में भी दे सकते हैं, आप उसकी एग्जांपल्स बाकी सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं. तो जब मैं आपको ऐसे करा रही होंगी, मैं आपसे आपके ऑप्शंस भी पूछूंगी और आपको कहूंगी कि आप इसमें एग्जांपल दें. फॉर इंस्टेंस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ. ठीक है ना. अगर किसी ने इकोन पढ़ी है तो वो इसके अंदर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता है. किसी ने जेंडर स्टडीज पढ़ी है, वो इस पर जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता है. वो सोशियोलॉजी करता है, एंथ्रोपोलॉजी करता है, वो इसके ऊपर अपना नॉलेज अप्लाई कर सकता है. सिर्फ एक जेंडर का नॉलेज नहीं चलेगा, होलिस्टिक नॉलेज चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए ऐसे के लिए. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन अगेन कि ऐसे शुड नॉट डिसाइड योर ऑप्शनल्स, योर एप्टीट्यूड शुड डिसाइड योर ऑप्शनल्स. सो वो जो आपने 6 किताबें पढ़नी है, यू डू नॉट डू दैट. फॉर इंस्टेंस, now there is a topic called overpop. Topic you have to do for current affairs, and you have to do this topic for Pakistan affairs and write it. You have to do this topic for essay as well, because this is one very big emerging issue. Now, coming on to the question of population statistics, just economics as well. Population पूछ रहे हैं. So you know, like टीचर का काम है आपको जब आप गाइडेंस लेने आते हैं to tell you कि आपने अपनी जो ब्रॉड चीजें हैं जो आपसे नहीं हो रही उनको कैसे नैरो डाउन करना है. और फिर अगेन कमिंग ऑन टू गाइडेंस फ्रॉम CSPs, they know the tips and tricks, they've all passed. हमारे पास तो इस तरह के भी लोग हैं जिस तरह मी myself like जिन्होंने 2 दफा किया है. So they know कि आपने फोकस्ड स्टडी कहाँ से उठानी है. ठीक है, बजाय इसके कि आप डिफरेंट चीजों पे जाएं. सो योर क्वेश्चन कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल व्हेन दे टेल यू कि आपने ये वाले नोट्स बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं, इनको बना के रख लेना है और आपको सिर्फ इनको रीड करना है. तो वो आपके माइंड के अंदर एक जो है रिपोजिटरी बनती जाती है और चीजें याद होती जाती हैं. इट इज पॉसिबल, बिलीव मी, ट्रस्ट मी. लास्ट क्वेश्चन बिकॉज बाकियों की भी बारी है. एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू. Somebody got the joke. Presley is a French word which means business. So English as a language is very difficult for most people. I had a background in English because I studied in an American school when I was in Saudi Arabia, and then I came to Pakistan. And my schooling has been in Lahore Grammar. Then I went to LUMS, and then finally I landed in the Inland Revenue Service. So for someone who has been fluent in English from a very long time, I approached the subject with relative ease. But for people who come from various backgrounds, educationally speaking, and who are not as fluent in the language, my strategy to teach the subject would be to focus more on understanding how, in a short span of time, you can become masterful in attempting the paper at least and scoring good marks. For that, when I was going through the examiner reports for CSS, by the way, they have stopped giving them out. The latest one was for 2018, in which the examiner had stated that the students, where they were lacking, were primarily in using idiomatic language, flowery language, as my colleague Ms. Samra also stated. You don't have to have incredible vocabulary. You don't have to have a very flowery language to succeed in the Pressy paper. The reason being, the examiner is testing your ability to write. It is testing your ability, do you have command of the basic language or not? Because in the field you are all well aware, we are based in
Pakistan, our language has to be predominantly Urdu, Punjabi, if you are posted in Punjab. So what are they exactly testing? They're trying to test your ability कि in a standardized test, are you able to write basic English or not? For that, the focus should be on understanding what the grammar is. A lot of students are unable to understand prepositions कैसे use करनी है. Most of the grammatical questions that come, उसमें वो modifiers को dangling modifiers के questions बहुत देते हैं. फिर full stops कहाँ लगानी है, commas कहाँ लगानी है, direct indirect speech को कैसे करना है. And by the way, I am posted in Inland Revenue Service. When we are passing our orders, हम लोग show cause करते हैं, orders करते हैं income tax में. We also have to change from active to passive voice. ये चीजें आपको at the moment English is an inescapable subject. I was just laughing to myself that the optionals में you will have a choice, but this is a subject जो आपकी सारी जिंदगी चलेगा. And when you are going to prepare for this exam, it will help you if you want to go. बाद में most of us try to go for PhDs, we try to go for further studies. वहाँ पे भी जब आप यहाँ से skills अपनी सही करते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफी हेल्प होती है. अच्छा, दूसरी चीज ये कि कॉम्पोजिशन का जो पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. आपके कॉम्प्रिहेंशन को तरीके से पढ़ने, you have to read and read again. Same goes for Pressy. I also bid in, by the way, 2020 with Miss Samra, but I did not get allocated. And I scored, मेरी Pressy में हमेशा अच्छे मार्क्स रहे थे. I always used to score mid 60s to 70s. उसकी वजह ये थी कि Pressy का जो पेपर होता है, उसको जब हम पहले पढ़ते हैं, आपने 2-3 दफा पढ़ना होता है उसका. You have to understand what the writer is trying to say. We don't have to give disjointed sentences. So my approach to the subject would be to help you become proficient to the extent that you are able to understand what the examiner is asking. For that, your basic grammar has to improve. Subject, object, active, passive voices, ये सारी चीजें हम क्लास में करेंगे. And lastly, I would really like to, speaking from field experience, you have to align your reality once you join the civil service. You have to come out from being an academic or a student to a professional, and that comes with experience. Thank you. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा अपना बैच है उसमें मेरा टॉप हुआ है. लेकिन अगर मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ कि उसके अंदर 5 पूरे सेक्शन है. मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है. और ये वो सेक्शंस हैं which we cover in university अलग-अलग सेमेस्टर में. और अगर हम इस तरीके से एक बच्चा जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं है, या अगर उससे पहले पढ़ा हुआ है कि एक सेमेस्टर में पढ़ने वाले चीज़ पढ़े, तो उसका तो टाइम नहीं निकल जाएगा CSS के एग्जाम में. तो तरीकाकार जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को करने का यही होगा कि आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू कवर ऑल दीज सेक्शन विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड हाउ यू गोना स्कोर हाईएस्ट और वन ऑफ better marks, I would rather say, because business administration is a very good subject if you do it very vigilantly. I will be telling you all the tips and tricks, how you will be incorporating the examples over there, how you will be incorporating the theories related to it. अगर आप जरा 2019 से जरा पेपर का ट्रेंड देखना शुरू करें ना, पहले बड़ा क्रैमिक वाला सिस्टम होता था CSS का, मतलब एनालिसिस पोर्शन इतना नहीं था. लेकिन सिंस 2019 सारा कुछ हो गया एनालिसिस की बेसिस के ऊपर. तो अगर सवाल सिंपल आ गया कि जी बता दो कि प्राइस सेटिंग कैसे करते हो, लेट्स से 2020 में एग्जांपल आया था, सिंपल आप बता दो 4-5 लिखे, तो यू आर नॉट गोना गेट द हाईएस्ट मार्क्स. यू नीड टू इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट थ्योरीज इनटू इट, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट एग्जांपल्स इनटू इट. तो तभी जाके आपकी ये सेटिंग होगी. और इसका जो बेनिफिट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, 4-5 मेजर सेक्शंस है, 4-5 करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. वो I will be telling you which section you will be doing it in order to score. Even again अगर स्किप भी कर दोगे तो बड़े अच्छे तरीके से अच्छे नंबर्स आते हैं. मेरे like 79 थे उसमें. और अगर हालांकि मैंने इतना कोई खास पढ़ा नहीं था, but I knew how to do it, so I did it. Similarly अगर जेंडर स्टडीज की तरफ चले जाए तो जेंडर स्टडीज का जो है पेपर, उसमें भी अगेन यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड यू हैव टू रिलेट इट विद इन द पाकिस्तानी सिस्टम कि हमारे यहाँ पे कहाँ वायलेंस हो रही है. सिर्फ थ्योरीज ही नहीं हम लोगों ने पढ़नी होगी. और जो यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ, जब मैंने अपना स्टार्ट किया, एवरीबडी विल टेलिंग मी कि आई डिड इट एट वेरी अर्ली एज एंड इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल. और टाइम मैंने नहीं कोई 1 साल लगाया, मैं आई हूँ, मैंने कोई 3-4 महीने लगाए थे, बट आई न्यू हाउ टू डू इट. एंड व्हाई आई न्यू हाउ टू डू इट विद इन अ लिमिटेड टाइम. लोगों के 10-10 साल लगे हुए हैं, 5-5 साल लगे हुए हैं, 10th क्लियर नहीं होती, बिकॉज यू हैव टू बी इन दैट कंपनी जो आपको बता सके कि अगर आप लोगों के साथ जो CSS नहीं करते हैं, सारे जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं, किसी को भी नहीं पता होगा क्या करना है क्या नहीं करना, तो सारे ना गलत ही दिशा में चल रहे होंगे.
लेकिन अगर आप किसी गाइडेंस प्रॉपर लेते हो किसी CSP की, मैंने खुद सारी, माय फादर इज इन पुलिस और उन्होंने मुझे CSP से मिलवाते थे, मैंने कोई एडमिशमेंट नहीं ली थी, मैंने उनसे जब गाइडेंस ली तो मुझे पता लग रहा था कि वेयर आई वाज रॉन्ग, व्हाट आई नीड टू सेट इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स एंड हाउ आई हैव टू एलोकेट गुड मार्क्स ओवर देयर। तो आपको एक ग्रुप चाहिए ही चाहिए होता है जिसमें आपको गाइडेंस प्रॉपर मिले। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अकेले बैठ के जना लाइब्रेरी में बैठ के मत पढ़ो, इररेलेवेंट, खुद किसी CSP को कुछ नहीं पता, खुद किसी दोस्त को कुछ नहीं पता, खुद मत पढ़ो। गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपने उसको लिमिटेड टाइम में करना है और इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आगे बढ़े। मैंने अपना O&A लेवल्स किया था, बेनिफिट मुझे ये था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आई ऑलरेडी हैड डन इन माय लेवल्स, so I didn't have to put much effort. Again then I went to UK University of Nottingham, उधर जाके मैंने थोड़ा पढ़ा और उधर से मुझे हेल्प मिल गया। तो अब वो वाली जो एग्जांपल जो मैंने वहाँ पे पढ़ी थी या वो जो एक तरीक़ेकार था उसने उसका जो एक आउटलुक था, that really helped me in scoring better marks over there in my paper as well. So I will be telling you, even if you have any question other than these two subjects, I would love to answer them. लिटिल बिट सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ कि क्यों इसको इंकरेज किया जाता है या डिस्करेज किया जाता है। From the last 2 year paper was very conceptual और so many people failed और उन्हें लगता है कि पेपर में कोई प्रॉब्लम है और एग्जामिनर उसके साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि there is issue with the preparation technique और उसके conceptual understanding का issue है। So हम जो important जो contextual part है हम उसको छोड़ देते हैं। सोशियोलॉजी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट अगर उसमें से हम असेंस करते हैं थेरीज की, उसके 5 पर्सपेक्टिव हैं। मे बी आप में से किसी ने सोशियोलॉजी को पढ़ा हो या थोड़ा बहुत आइडिया हो तो यू बेटर नो, बट उसमें से वो डिफिकल्ट पार्ट होता है तो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं उसमें से थेरी वाला पार्ट ही छोड़ देते हैं। दे थिंक कि भाई इजी कर लेते हैं, लाइक क्लासरूम, सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली, कास्ट, बस सिंपल चीज़ें करके एंड दे डू एक्सपेक्ट कि वो उसमें टॉप करेंगे, एक्सेल करेंगे। हमेशा जब भी आप कोई आउट ऑफ वे जाके कोई चीज़ लर्न करते हैं और उसकी थीरीज की एप्लीकेशन करते हैं तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। लाइक आई स्कोर्ड 75, जब मैं किसी को बताती हूँ कि तो सोशियोलॉजी में कितने मार्क्स नहीं आते, इट्स हार्डली लाइक 50-60 मैक्सिमम। सो उसमें मेरी जो थी कि मैं थीरीज को नॉर्मल क्वेश्चन में भी उसको इनकलकेट करती थी। फॉर द सेकेंड सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़, उसमें मेरे 65 मार्क्स हैं। अगेन मुझे ये लगता है कि मैं उसको प्रॉपर आउटलाइन स्ट्रक्चर करती थी और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करती थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते। लाइक दे वुड रादर प्रेफर कि या तो आयात लिख लें, जस्ट बम्बार्डमेंट करते थे, रेलिवेंसी नहीं होती थी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड डूज एंड डोंट्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह लेटर ऑन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इसमें आपने कैसे उसको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना कैसे डीकंस्ट्रक्ट करना है, क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करना है, देन उसका क्लिनिकल एनालिसिस लिखना है। ये मुझे चीज़ें जो कि ऐड ऑन करती हैं और उसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे स्कोर हैं। अभी के लिए इतना ही, बिकॉज ऑलरेडी वी आर लाइक सो लेट, सो लेट्स एंड इट हियर एंड वी विल इंशाल्लाह मीट अगेन और हम इस पर डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।